हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब जो टॉपिक हम करेंगे आज की क्लास में, जो टॉपिक हम करेंगे वो हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। फिस्कल पॉलिसी क्यों? बिकॉज हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स डाले हैं या बनाए हैं उन लेक्चर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया। हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, देन उसके बाद डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस ऑफ डिमांड के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, एक्सेस ऑफ डिमांड क्या होता है। आगे का जो टॉपिक आता है उसमें वो ये कि अगर आपकी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड चल रहा है तो उसको करेक्ट कैसे करना है। डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस ऑफ डिमांड, दोनों चीज़ों को करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो पॉलिसीज हैं। वी हैव टू पॉलिसीज, नंबर वन फिस्कल पॉलिसी एंड नंबर टू मॉनेटरी पॉलिसी। आज हम फिस्कल पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे, इसी के बारे में पूरा टॉपिक यही कवर अप करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर देखने से पहले या इस टॉपिक को जब हम समझेंगे तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी जो बैंकिंग चैप्टर में हमने करी है प्लीज़ वो रिवाइज करके आएँ। अगर आप वहाँ से बैंकिंग चैप्टर से मॉनेटरी पॉलिसी पढ़कर आएंगे तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, पूरा वही है। आपको मतलब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने हैं, वो आ गया तो ये टॉपिक आ गया आपको। आज हम सिर्फ फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे। देखो, फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की टैक्सेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज टैक्सेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट मैनेज करती है। ऑन द अदर हैंड मॉनेटरी पॉलिसी इज मैनेज्ड बाय आरबीआई, उसको आरबीआई देखती है। तो स्टार्ट करते हैं हम जरा फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, दो चीजें होती हैं बेसिकली। गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा और कहाँ पर उस पैसे को गवर्नमेंट खत्म करेगी, खर्च करेगी, डिस्पोज करेगी, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में एडी और एएस की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। कंसेप्ट्स को समझते हैं पहले हम। नंबर वन, फिस्कल पॉलिसी का पहला कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हमारी गवर्नमेंट थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे खर्चे करती है। कहां कहां पर खर्चे करती है? डेवलपमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, देन उसके बाद एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सो ऑन, बहुत सारे खर्चे करती है। तो वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब याद करो, एडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सी प्लस डी प्लस आई प्लस हमने पढ़ा है एक्स माइनस एम यानी कि जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर की हेल्प से एक्सेस ऑफ डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कैसे करेक्ट करेगी? लेट्स सी, अगर इकोनॉमी में चल रहा है एक्सेस ऑफ डिमांड, एक्सेस ऑफ डिमांड क्या होता है? एडी ग्रेटर देन एएस। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। गवर्नमेंट इसको करेक्ट करना चाहती है कि भाई एग्रीगेट डिमांड कम हो, तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगा। अब कई लोग ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट प्रोसेस स्लो हो जाएगा। यस, वो हो सकता है, बट गवर्नमेंट बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपने खर्चे कम करती है। ऐसे नहीं कि बस एक्सेस ऑफ डिमांड आया गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर दे, नहीं। गवर्नमेंट खर्चे कम कैसे करती है? लाइक सब्सिडीज के ऊपर कम कर दी, सब्सिडी कम कर दी, कोई रिबेट दी जा रही थी तो रिबेट को रिड्यूस कर दिया, जिससे क्या होगा? अल्टीमेटली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी इकोनॉमी में एडी लेस देन एएस चल रहा हो, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन चल रही हो। अब डेफिशिएंट डिमांड है तो हमें क्या करना है? एडी को बढ़ाना है। अगर एडी को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी और आपका डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर एक्सेस ऑफ डिमांड है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज। इस तरीके से गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को यूज करती है। नेक्स्ट आता है टैक्सेस। अब टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट होता है टैक्सेस, मतलब कि टैक्स से गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा कलेक्ट होता है जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है ना। अगर हम टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हैं, टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट, ये भी पता है हमें, हाउस होल्ड्स को देनी ही पड़ती है। इसको कैसे यूज करेगी? अगर इकोनॉमी में चल रहा है एक्सेस ऑफ डिमांड, मतलब कि एडी ग्रेटर देन एएस, तो ऐसी सिचुएशन में टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा।
अगर एडी ग्रेटर देन एएस चल रहा है तो टैक्सेस को क्या कर देंगे, इंक्रीज। क्यों, एडी ज्यादा है, एएस कम है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड को कम करना है तो टैक्स रेट बढ़ा दो। टैक्स रेट बढ़ते ही क्या होगा, जब टैक्स रेट बढ़ेगा तो पब्लिक की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम दैट मीन्स डिमांड कम, और डिमांड कम तो आपका एक्सेस ऑफ डिमांड अल्टीमेटली करेक्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर डेफिशिएंट डिमांड यानी कि एडी लेस देन एएस चल रहा हो, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, अब हमें डिमांड को इंक्रीज करना है तो क्या करना चाहिए, तो हमें टैक्सेस को रिड्यूस कर देना चाहिए। जैसे ही टैक्सेस कम करेंगे, टैक्सेस कम करने के साथ साथ क्या होगा, पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, पब्लिक की परचेजिंग पावर बढ़ गई तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा और इकोनॉमी डिफ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी स्पाइरल या डेफिशिएंट डिमांड इन सभी सिचुएशन से बाहर आ जाएगी। तो दो कंपोनेंट पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट सॉरी जरूरत पड़ने पर पब्लिक से पैसा बोरो करती है। अब पब्लिक से पैसा जो बोरो किया जाता है उसके बहुत सारे तरीके हैं, बॉन्ड्स इशू कर दिए, बहुत सिंपल, सबसे सिंपल टॉपिक बताता हूं इसमें आपको, हमारी गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स इशू करती है। क्यों करती है, गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए तो हुआ क्या, पब्लिक ने उन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करी। अब जब पब्लिक ने गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करी तो वो पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास चले गया और पब्लिक को बदले में क्या मिला, गोल्ड बॉन्ड मिले। इससे हुआ क्या, इससे मनी सप्लाई कम हो गई इकोनॉमी में। अब मनी सप्लाई कम का मतलब लोगों के पास पैसा तो है नहीं, परचेजिंग पावर बची नहीं। क्यों, पैसा सरकार के पास चले गया है और उनको क्या मिला, गोल्ड बॉन्ड मिले। अब गोल्ड बॉन्ड से तो मार्केट में सामान मिलेगा नहीं, जब डिमांड अल्टीमेटली उससे क्या हुआ, मनी सप्लाई कम, डिमांड कम। तो जब जब आपकी इकोनॉमी में एक्सेस ऑफ डिमांड यानी एडी ग्रेटर देन एएस होगा, पब्लिक बोरोइंग्स को इंक्रीज कर दिया जाएगा। पब्लिक बोरोइंग्स को क्या करेंगे, इंक्रीज, पब्लिक से ज्यादा पैसा बोरो किया जाएगा। पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पब्लिक के पास, और मार्केट में लिक्विडिटी कम, मार्केट में लिक्विडिटी कम तो इसका मतलब क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और इकोनॉमी में एक्सेस ऑफ डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप धीरे धीरे करेक्ट होने लगेगा। अब दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी में चल रहा है डेफिशिएंट डिमांड, एडी लेस देन एएस, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स पब्लिक को सेल किए थे वही बॉन्ड्स पब्लिक से वापस से रीपरचेज करना शुरू कर देगी। जब बॉन्ड्स पब्लिक से रीपरचेज किए जाएंगे तो पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास वापस चल जाएगा, गवर्नमेंट के बॉन्ड गवर्नमेंट के पास आ गए, इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ गया। मनी फ्लो बढ़ने का मतलब क्या हुआ, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ने का मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने लगेगा, एडी बढ़ने लगेगा तो डेफिशिएंट डिमांड अपने आप करेक्ट हो जाएगा। देन लास्ट आता है इसमें बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग ऑफ एक्स्ट्रा करेंसी, रिजर्व से ज्यादा करेंसी प्रिंट कर देना, और जितनी वो एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट की जाती है वो सारी आरबीआई की गवर्नमेंट के लिए क्या बन जाती है, लोन बन जाता है कि भाई गवर्नमेंट ने आरबीआई से इतना लोन लिया हुआ है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब प्रिंटिंग ऑफ एक्स्ट्रा करेंसी, ज्यादा करेंसी प्रिंट कर दी, जितनी ज्यादा करेंसी प्रिंट करी गवर्नमेंट के लिए उतना लोन क्रिएट हो गया। अब वो पैसा आरबीआई ने प्रिंट किया तो क्या अपने पास रखा होगा, बिल्कुल नहीं, वो पैसा कहाँ गया होगा, गवर्नमेंट ने लोन लिया तो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो गया होगा पूरा, और जब वो पैसा सर्कुलेट हुआ तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो यानी कि जब जब डेफिशिएंट डिमांड होगा, जब जब इकोनॉमी में एडी लेस देन एएस होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग उतनी ज्यादा करी जाएगी, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई उतना ज्यादा किया जाएगा। कब, जब जब डेफिशिएंट डिमांड है, जब जब डेफिशिएंट डिमांड है बोरिंग फ्रॉम आरबीआई को बढ़ा दिया जाएगा। जितनी ज्यादा बोरिंग फ्रॉम आरबीआई उतनी ज्यादा मनी सप्लाई, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इन्फ्लेशन आ गया तो अब महंगाई की सिचुएशन में क्या होगा, इस बोरिंग को या इस डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिड्यूस कर दिया जाएगा कि भाई बोरिंग कम कर दो आरबीआई से, डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम कर दो। जैसे ही डेफिसिट फाइनेंसिंग कम होगी मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया तो इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाएगी। ये चार बातें हैं।
हम पढ़ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट की टैक्सेशन एंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो पहला हमने पढ़ा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा टैक्सेस, तीसरा पब्लिक बोरिंग एंड चौथा बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। अब क्वेश्चन में आ सकता है कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, भाई बताओ। उसको करेक्ट करने के लिए फिस्कल पॉलिसी के कोई कंपोनेंट 4 पूछ ले तो 4 बता देना, सिर्फ फिस्कल पॉलिसी पूरी पूछ ली तो पूरी बतानी पड़ेगी, तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट ये कंपोनेंट सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर फिर से बात करेंगे, बट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मॉनेटरी पॉलिसी पढ़कर ही देखेंगे उस लेक्चर को, तभी वो समझ में आएगा। ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। बस एक लेक्चर और ये चैप्टर पूरी यूनिट हम खत्म कर देंगे। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।